सबसे पहले आपको उस सवाल के बारे में बताएंगे जो पूरे देश में पूछा जा रहा है। इस बहस का कारण सिर्फ शुभ मुहूर्त नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए यह पूरा विषय लॉन्ग वीकेंड का भी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में लॉन्ग वीकेंड एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। हमारे देश के लोग लॉन्ग वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाता है तो इस हिसाब से थर्सडे यानी गुरुवार के दिन लोगों के दफ्तरों की छुट्टी होगी और उन्हें अगले दिन यानी 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाती है तो शुक्रवार को दिवाली के त्यौहार की छुट्टी होगी और इसके बाद 2 और 3 नवंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी, यानी ये लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं वो 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात लिख रहे हैं और 1 नवंबर सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड भी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहते हैं, उनके मन में ये इच्छा है कि दिवाली 1 नवंबर को होनी चाहिए। इससे दिवाली भी मन जाएगी और लॉन्ग वीकेंड भी हो जाएगा। दिवाली की बात हो ही रही है तो इस दिवाली पर एक और विषय है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते थे और इसलिए वो ये है कि क्या इस बार दिवाली पर रिश्ते और दिए गिफ्ट्स की भीड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आजकल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार दिवाली पर दिया शायद अकेला रह गया है। इस बार दिवाली पर सबसे अकेला कौन है? शायद वो है दिया। और बहुत सारे लोग दिवाली के त्योहार पर दियों की रोशनी से ज्यादा गिफ्ट्स की चमक को महत्व देने लगे हैं और अब हमारे समाज में सभी रिश्तों को दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स की कीमत से आंकने की कोशिश होती है। आप दिवाली पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सोन पापड़ी देते हैं या काजू कतली देते हैं या ड्राई फ्रूट्स देते हैं। सारा महत्व अब इस बात का रह गया है, आपका महत्व इस बात पर आंका जाएगा कि आपने दिवाली पर अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को कितना महंगा तोहफा दिया है। जबकि दिवाली का त्योहार कभी भी उपहारों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, तोहफों के बारे में था ही नहीं। लेकिन अगर आज आप देखें तो दिवाली का जो त्योहार है वो सिर्फ गिफ्ट्स का त्योहार रह गया है, एक दूसरे को उपहार देने का त्योहार रह गया है। और फिर लोग ये देखते हैं कि किसने सबसे महंगा उपहार भेजा, किसका तोहफा सबसे महंगा था और किसका सबसे सस्ता था, और फिर उसी हिसाब से आपका आकलन होता है। आप सोचिए, जब सारे काम ही लोगों ने आउटसोर्स कर दिए हैं तब भी वो ये सोचते हैं कि दिवाली की पूजा का फल उन्हीं को मिलना चाहिए, देवी लक्ष्मी की कृपा अकेले उन्हीं पर बरसनी चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। काम आपने बाकी लोगों से करवा लिया, लेकिन देवी मां की जो कृपा है, देवी लक्ष्मी की जो कृपा है, वो आपको सिर्फ अकेले चाहिए, उसे आप शेयर नहीं करना चाहते। मान्यता है कि दिवाली के दिन जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई करके अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। चारों तरफ दीप ही दीप थे। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि दिवाली पर धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के घरों में वास करती हैं, उन्हीं के घरों में आती हैं जो घर स्वच्छ और साफ होते हैं। और इसीलिए दिवाली से पहले भारत में अपने अपने घरों को साफ करने की परंपरा है और बहुत सारे लोग इस दौरान अपने घरों में नया रंग रोगन भी करवाते हैं। लेकिन अब यह परंपरा भी बदलती जा रही है। भारत में बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई सुरक्षा एजेंसी और पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। हमारे कानून में ऐसा डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं और यह एक फ्रॉड है जिससे बचने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए, जिनमें पहला है रुकें, दूसरा है सोचें और तीसरा बिना घबराए कार्रवाई करें और पुलिस की मदद जरूर लें। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूं सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर।
अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। दूसरा दाव भय का माहौल पैदा करो, और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत। डिजिटल अरेस्ट को ऑनलाइन अरेस्ट भी कहते हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके ये बताते हैं कि वो ईडी, सीबीआई या कस्टम विभाग या फिर पुलिस से बात कर रहे हैं और उन्होंने अमुक व्यक्ति के नाम से या तो कोई ड्रग्स का पार्सल पकड़ा है या उन्हें किसी व्यक्ति के नाम से हुए एक गैर कानूनी बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है। और इस झूठी कहानी के जरिए ये लोग किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उसे इतना डरा देते हैं कि वो व्यक्ति इन साइबर अपराधियों को असली पुलिस या ईडी या सीबीआई का अधिकारी मानकर अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स इन्हें दे देता है और ये साइबर अपराधी उसके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं और फिर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने के बीच, यानी सिर्फ 4 महीने में डिजिटल अरेस्ट से साइबर अपराधियों ने हमारे देश के लोगों को 120 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। 4 महीने में 120 करोड़ रुपए ठग लिए और ये मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। और इनमें ज्यादातर अपराधी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो साइबर अपराधी हैं जो लोगों को ठग रहे हैं, ये ज्यादातर अपराधी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि जिन लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग शिकार बने हैं इनके, जिनमें से कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इन अनपढ़ और कम पढ़े लिखे साइबर ठग्स ने अपना शिकार बना लिया। भारत में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों को रोकना इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस व्यवस्था और मैकेनिज्म आज भी नहीं है। यह रुकेगा कैसे? पूरे भारत में दिसंबर 2022 तक सिर्फ 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन थे। पूरे भारत में 323 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश में न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी पर सिर्फ एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, यानी लगभग 40 से 50 लाख लोगों पर एक स्टेशन होगा। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर क्राइम पुलिस तो बन गई, लेकिन इस पुलिस में सामान्य पुलिस के ही अधिकारियों को अटैच किया जाता है और हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और साइबर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स इन साइबर अपराधियों का मुकाबला कर पाए। ये जो साइबर अपराधी हैं ये बहुत ट्रेंड है, इन्हें दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता है,
इन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पता है, इन्हें अलग अलग प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए क्या हमारे पास जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या उनके पास वो ट्रेनिंग है? इसलिए आज सरकारों को भी यह सोचना होगा कि वो सामान्य पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम में ट्रांसफर करके साइबर अपराधियों को नहीं रोक पाएंगे, जो हर 2 महीने में लगातार नए नए अपडेट कर रहे हैं, हर 2 महीने में अपना तरीका बदल देते हैं, हर 2 महीने में अपने जो जिसके जरिए वो ठगी कर रहे हैं वो सारा मोडस ऑपरेंडाई उसको वो बदल देते हैं, लगातार अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन साइबर ठगों के चेहरे शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको इनके चेहरे भी दिखा देंगे पहली बार, और यह पहली बार होगा जब देश डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर अपराधियों के इस पूरे प्रोसेस को, मोडस ऑपरेंडाई को अपनी आंखों से स्क्रीन पर समझ पाएगा। इन साइबर अपराधियों ने हमारे ही संवाददाता नितिन जैन को पूरे 30 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, और जब इन साइबर अपराधियों ने उन्हें वीडियो कॉल किया तब ये अपराधी पुलिस की वर्दी में थे, और डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी हमारे संवाददाता को ये भेज रहे थे। और आज आप सबको इन साइबर अपराधियों के चेहरे अच्छी तरह से याद करके रख लेने चाहिए, और ये याद रखना चाहिए इनकी वर्दी नकली है। हमेशा याद रखिए, इनकी वर्दी नकली है। ये जिस पुलिस स्टेशन में बैठे हैं वो नकली हैं, और कई बार ये सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के अरेस्ट वारंट आपको दे देंगे, कागजात आपको दे देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपकी फोटो लगी होगी। आप उससे भी ना घबराएं, क्योंकि ये सब कुछ नकली होते हैं। ये कोई भी नकली दस्तावेज, कोई भी अरेस्ट वारंट आपके सामने आपको भेज देंगे, लेकिन ये सब नकली है। पूरी कहानी कुरियर कंपनी के नाम से आए एक कॉल से शुरू हुई, और उसने कहा कि आपका पार्सल मुंबई में पकड़ा गया है। सर ये मैंने तो भेजा ही नहीं सर, मेरा क्या मतलब है? Please hold on the line. Customer service will be. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। रोहन बात कर रहा हूँ नेशनल कुरियर सर्विस से। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ सर, आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है जो मुंबई से बीजिंग भेजा जा रहा था। सर आपका नेम, आपकी आइडेंटिटी और सर आपका फोन नंबर यूज किया गया है इसे भेजने के लिए। सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा हमें एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो आपका पार्सल मुंबई से बीजिंग जा रहा था, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कॉल को मुंबई पुलिस से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर वर्दी वाला एक व्यक्ति धमकाने लगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। यस बोलिए, क्या समस्या आपकी? सर वो मेरे नाम से किसी ने पार्सल भेज दिया सर, मैंने तो भेजा भी नहीं सर पार्सल। देखिए, नारकोटिक्स ड्रग जा रहा है जो पूरा इंडिया में बैन है सर। व्यक्ति से 10 ग्राम भी पाया जाए तो 3 से 7 साल की सजा है, और आप बोल रहे हैं कि ये 400 ग्राम जा रहा है। कौन है आपके? फर्जी पुलिस वाले ने ये भी देखा कि कोई हमारे पास तो नहीं है, इसलिए ऑफिस से घर जाने को कहा। आपके पास कौन है? कोई नहीं है सर। मिस्टर नितिन, सर कौन है आपके आजू बाजू में? कोई नहीं है सर, देख लो सर। ऑफिस से तुरंत घर के लिए निकलिए। अपना 1 घंटा में कोई डेड बॉडी मिले तो आप अभी। हेलो अगर कोई डेड बॉडी मिलती है और उसके पास आपका जीरोक्स कॉपी होगा तो आप दे दीजिए। सर, मेरा कोई मतलब नहीं है सर, मैंने भेजा ही नहीं सर, तो मैं कैसे हो जाऊंगा सर? इसके बाद फर्जी पुलिस वाला अपनी फर्जी पहचान बताता है और हमारे वेरिफिकेशन के नाम पर आधार की कॉपी मांगता है। हमें बार बार बोला जा रहा था कि आपने गैर कानूनी काम किया और इसको पुख्ता करने के लिए एक फर्जी वेरिफिकेशन कॉल की जाती है। मिस्टर नितिन सर, क्या सुन रहे हैं डिपार्टमेंट से हम? क्या सर? डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि आपके नाम पे तो एक कैनरा बैंक अकाउंट जो कि मुंबई में ओपन है और आप मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक चर्चित और बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की कहानी सुनाकर हमारा नाम उससे जोड़ा जाता है। उन्होंने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर भेजे जिनमें सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, जिससे लगे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हेलो
फिर इस मामले को नेशनल सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से जोड़ा जाता है और उसका एक डॉक्यूमेंट मोबाइल पर भेज दिया जाता है। इस पर हमारा आधार नंबर भी लिखा होता है। इसी बीच नए फर्जी पुलिस अफसर ने हमें ईडी का वारंट भेज दिया, जिसमें हमारी फोटो लगी थी। आपको मैंने आपके वारंट्स भेजा, एक बार इस रिकॉर्डेड लाइन पे रीड आउट करिए। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, और ये कह रहा है इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग यूनिट सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सस्पेक्ट मिस्टर नितिन जैन। सर मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं सर। इस बीच एक और नया फर्जी पुलिस वाला हमारी मोबाइल स्क्रीन पर था। अब क्लाइमैक्स की बारी थी। हमें एक डॉक्यूमेंट भेजा गया जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी चीफ जस्टिस के साइन करके बनाया गया था। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की एक फीमेल मैं आपके लिए हायर करूंगा, ठीक है ना? वो आपको बताएंगी किस तरीके से आपने डिपॉजिट करवाना वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और क्या प्रोसीजर होगा। राइट सर। हमारी अगली बात एक महिला से होती है और ये महिला हमें अकाउंट डिटेल्स भेज देती है। हाउ डू आई पे मैम? आई विल पे ऑनलाइन मैम। हम इन ठगों को लेकर पहले से सतर्क थे, इसलिए इनके जाल में नहीं फंसे, लेकिन आपको भी इन चेहरों को पहचान लेना चाहिए। नितिन जैन, आज तक।